हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम डिस्कस कर रहे थे सेवन्थ चैप्टर का नाम है ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशंस एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। जैसे नाम से पता चलता है कि इसके 3 हिस्से हैं। एक में हम ऑपरेटर्स डिस्कस करते हैं, दूसरे में हम एक्सप्रेशंस डिस्कस करते हैं, तीसरे हिस्से में हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स डिस्कस करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी फिक्स सिग्नेचर से, जो कि है कंप्यूटर एंड 100। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आज कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं? कंट्रोल स्ट्रक्चर का मतलब है ऐसी स्ट्रक्चर जो हमारे प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करे। कंट्रोल ऑफ फ्लो ऑफ प्रोग्राम के कंट्रोल फ्लो को कंट्रोल करेगा। प्रोग्राम का फ्लो कैसा होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि प्रोग्राम चलता है टॉप टू बॉटम अप्रोच में। प्रोग्राम हमेशा कैसे चलेगा? पहले फर्स्ट लाइन, फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, ऐसे करते करते लास्ट तक, मतलब टॉप टू बॉटम अप्रोच। टॉप टू बॉटम अप्रोच। इसमें स्टार्टिंग कहाँ से होती है? स्टार्टिंग हमारे मेन फंक्शन से होती है। मेन फंक्शन के बाद अगर कुछ जंप होता है तो हम हमारे फ्लो को चेंज करते हैं, अदरवाइज हमारा फ्लो कैसे चलता है? टॉप टू बॉटम अप्रोच में। अब हमारे कंट्रोल स्ट्रक्चर को 3 हिस्सों में बांटा गया है। कौन कौन से हिस्सों में बांटा गया है वो मैं आपको बताता हूँ। पहला है सीक्वेंस। सीक्वेंस स्ट्रक्चर्स। दूसरा है सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स एंड तीसरा है लूप स्ट्रक्चर्स। तो हमारी 3 तरह की स्ट्रक्चर्स हम पढ़ने वाले हैं। पहली होती है सीक्वेंशियल, दूसरी सिलेक्शन, तीसरी लूप। सिलेक्शन स्ट्रक्चर को एक और नाम से भी जाना जाता है कंडीशनल, मतलब इसमें कंडीशन आती है। जैसे हम बात कर चुके हैं कि सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर्स कौन सी होती है, जिसमें हमारा प्रोग्राम एक सीक्वेंस में चलता रहता है, एक ही फ्लो में चलता रहता है, एक ही लाइन में चलता रहता है, जिसमें कोई जंप्स नहीं होते हैं, जिसमें कुछ स्किप नहीं होता है। हमारी सारी लाइन्स लाइन बाय लाइन, हमारी सारी आइट्रेशन, सारी स्टेटमेंट्स लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मेन टिल द एंड, टिल द बॉटम आवर प्रोग्राम इज गेट एग्जीक्यूटेड इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस, इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। एक सीक्वेंस में, एक लाइन में हमारा प्रोग्राम का फ्लो चलता है। तो सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं? जिसमें हमारा प्रोग्राम एक लाइन में, एक सीक्वेंस में चलता रहता है। सिलेक्शन स्ट्रक्चर, सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कौन सी होती हैं? सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जिसमें हमें हमारे कंट्रोल को, हमारे फ्लो को सिलेक्ट करना पड़ता है कि मैंने कौन सा रास्ता सिलेक्ट करना है। लेट्स से कि आपने जयपुर से कोटा जाना है। जयपुर से कोटा जाने के आपके पास गूगल मैप पे 2 रास्ते आ रहे हैं। सीक्वेंशियल क्या था? सीक्वेंशियल में आपके पास एक ही ऑप्शन है, वही चल रहा है। और जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स है, जो सिलेक्शन स्ट्रक्चर है या कंडीशनल स्ट्रक्चर्स है, उसमें आपके पास ऑप्शंस आ गए। एक आ गया जिसमें 3 टोल पड़ते हैं रास्ते में, दूसरा आ गया जिसमें 4 टोल पड़ते हैं रास्ते में, एक किसी और रूट के थ्रू आ गया, दूसरा किसी और रूट के थ्रू आ गया। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा कि किस रास्ते से आपने जयपुर से कोटा पहुंचना है। तो आपके पास जब मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं तो उन स्टेटमेंट्स को क्या बोला जाता है? सिलेक्शन स्टेटमेंट्स या सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स।
तो सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक से अधिक ऑप्शंस होते हैं। एक से अधिक ऑप्शंस सिलेक्शन स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होती हैं, कैसे कैसे होती हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। तो एक बार आप इन तीनों के नाम का एक स्क्रीनशॉट ले लो अपने दिमाग में, फिर अपने डिस्कस करते हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स, सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर। सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कौन सी होती हैं? सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आगे कई तरह से बांटी गई हैं। पहली होती है सिंपल इफ, दूसरी होती है इफ एल्स, तीसरी होती है नेस्टेड इफ, और चौथी होती है स्विच। तो इसको ब्रॉडली कैसे समझा जाए कि हम आ रहे थे एक रास्ते से, उसमें हमारे पास क्या आ गया, इसमें हमारे पास पड़ाव आ गया जहाँ पे हमें मल्टीपल सिलेक्शन में से, मल्टीपल ऑप्शन में से कुछ सिलेक्ट करना होगा। एक ऑप्शन हमारे पास नंबर 1 है, एक 2 है, एक 3 है और एक 4 है। तो हमें जहाँ सिलेक्ट करना पड़ता है उन स्टेटमेंट्स को बोला जाता है, उन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। तो इसमें जो पहला है सिंपल इफ, इफ आप पहले सी में पढ़ चुके हो। इफ के अंदर क्या होता है, सिंपल इफ के अंदर हम एक कंडीशन चेक करते हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाए, अगर वो कंडीशन सत्य हो जाए, तो हम क्या करते हैं, तो हम उस ऑप्शन को यस कर देते हैं, उस ऑप्शन को प्रोसेस कर देते हैं, अदरवाइज हम उस ऑप्शन को प्रोसेस नहीं करते हैं। जैसे कि मेरे पास एक ऑप्शन हो कि इफ ए इज इक्वल्स टू 2 या ए इज लेस देन 2, कि क्या एक ए 2 से छोटा है। तो इसमें क्या होगा, इसमें मैं आउट सी आउट लिख सकता हूं, सी आउट ए इज लेसर देन 2 और इसको हमने क्लोज कर दिया। तो इफ स्टेटमेंट, सिंपल इफ स्टेटमेंट क्या होती है, जिसमें हम एक बूलियन आउटपुट देखते हैं, कंडीशन चेक करते हैं जिसमें बूलियन आउटपुट आता है। बूलियन का क्या मतलब, जिसमें हमारे पास आउटपुट आता है या सत्य या असत्य, या ट्रू या फॉल्स। तो हमारे पास एक बूलियन आउटपुट आता है, या ट्रू आता है या फॉल्स आता है। अगर यहाँ पे फॉल्स आएगा तो ये लाइन नहीं चलेगी, अगर यहाँ पर ट्रू आएगा तो ये लाइन चल जाएगी। मतलब अगर हमारे a की वैल्यू 2 से छोटी होगी तो हमारा आउटपुट आएगा a इज लेसर देन 2। अगर हमारे a की वैल्यू मान लो 3 हो, 3 क्या 2 से छोटा है? नहीं है, नहीं है, तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये स्किप हो जाएगी, क्योंकि ये वाला पोर्शन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है तो जो भी इन 2 पैरेंथेसिस के बीच में लिखा होगा वो लाइनें चलेंगी ही नहीं। अगर कंडीशन ट्रू तो ये चलेंगी, अगर कंडीशन फॉल्स तो ये नहीं चलेंगी। ट्रू का मतलब सत्य, फॉल्स का मतलब असत्य। क्या ये बात सच है कि a 2 से छोटा है अगर a का मान 1 है? हाँ जी, सच है। क्या ये बात सच है अगर a का मान 5 है? नहीं जी, झूठ है। झूठ है तो असत्य, असत्य है तो फॉल्स, फॉल्स तो नहीं चलेंगी लाइंस। तो ये होता है सिंपल इफ, जिसके अंदर एक पॉजिटिव पोर्शन ही होता है, एक सत्य पार्ट ही होता है। अगर वो सत्य या असत्य हो गया तो वो पोर्शन चलता है, नहीं तो नहीं चलता है। सिंपल इफ के बाद में आता है इफ एल्स। इफ एल्स के अंदर क्या होता है? इफ एल्स के अंदर, जैसे इफ के अंदर हमने सिर्फ एक ही हिस्से की बात की, उसके अंदर हम दोनों हिस्सों की बात करते हैं।
दोनों हिस्सों की बात कैसे की जाती है। एक कंडीशन लिखते हैं हम, इफ ए इज लेस देन 0, हम यहाँ पे सी आउट कर देते हैं, ए इज नेगेटिव, ए क्या है, माइनस में है, और एल्स में हम लगा देते हैं सी आउट ए इज पॉजिटिव। अब इसका क्या मतलब बना, एक चीज आपको और बता दूं, जहां पे भी आप पैरेंथेसिस यूज करते हो, जहां पे भी आप लूप स्टेटमेंट, सिलेक्शन स्टेटमेंट यूज करते हो, वहां भी आप क्या कर सकते हो, अगर आपके इस पैरेंथेसिस, इस ब्लॉक के अंदर सिर्फ एक ही लाइन है तो ये पैरेंथेसिस लगाने, ये ब्रैकेट्स लगाने ज़रूरी नहीं होते हैं। आप एक ही स्टेटमेंट को डायरेक्टली लिख दो तो चल जाएगा। अगर एक से अधिक लाइनें हैं तो उनको लूप के अंदर लिखना कंपल्शन होता है, ये ब्रैकेट के अंदर लिखना कंपल्शन होता है। तो अब इसमें क्या हुआ, एक ट्रू पार्ट हो गया, एक फॉल्स पार्ट हो गया। अगर ये कंडीशन सत्य होगी तो ट्रू पार्ट चलेगा, अगर ये कंडीशन असत्य होगी तो फॉल्स पार्ट चलेगा। ए का मान कितना है, 5। इफ ए इज लेस देन 0, क्या 5 0 से छोटा है, नहीं है, तो क्या आएगा, असत्य वाला पार्ट। असत्य वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, ए इज पॉजिटिव, मतलब ए क्या है, धनात्मक है। अगर क्या हो, अगर हो हमारे पास -2 ए का मान, तो इफ -2 इज लेस देन 0, इफ -2 0 से छोटा है, क्या -2 0 से छोटा है, हाँ छोटा है, हाँ छोटा है तो सत्य तो ए इज नेगेटिव। तो इस तरह से अपनी कंडीशंस चेक हो जाती हैं, ट्रू और फॉल्स दो पार्ट होते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, इफ एल्स स्टेटमेंट्स, इफ एल्स सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर, क्योंकि इफ एल्स सिलेक्शन का पार्ट है, सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो ये हो गया हमारा इफ एल्स। इसके एग्जाम्पल आप बुक वाले भी कर सकते हो, बाकी मैं आपको अपने नोट्स में जो प्रोवाइड करूँगा वो भी कर सकते हो। बात आपको कहानी समझ आनी चाहिए। इसके बाद में आता है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ के अंदर क्या हो सकता है, नेस्टेड इफ का भी एक एग्जांपल लेते हैं कि इफ ए इक्वल्स टू नेस्टेड इफ के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इफ ए इक्वल्स टू 1, सी आउट रेड, यहाँ पे एंड एल भी लगा देते हैं क्योंकि हम आगे और भी लाइन लिखना चाह रहे हैं। अब ये अगर ए का मान 1 हो तो क्या प्रिंट कर देगा, रेड प्रिंट कर देगा। अगर ए का मान 1 ना हो तो क्या बचता है, तो एल्स आता है। एल्स का मतलब होता है कि जो केस बच गए हैं इफ के बाद में वो सारे एल्स में चलेंगे। एल्स मतलब इसके अलावा, इफ का मतलब यदि और एल्स का मतलब के अलावा। यदि ऐसा है तो ये हो जाए, अगर इसके अलावा कुछ है तो क्या हो जाए, बाकी सब कुछ हो जाए। तो यहाँ पे आएगा एल्स। एल्स के अंदर भी दोबारा से इफ, यदि क्या हो, ए का मान 2 हो तो सी आउट ब्लू, यहाँ पे फिर एंड एल। अब एल्स इफ, अगर तो हम यहाँ पे कंडीशन रोकना चाहते हैं, मतलब इसके बाद में हमारे जितने भी कुछ हो जाए, जितना भी कुछ आ जाए वो सारा हम इसमें डालना चाहते हैं तो सिर्फ एल्स लगा देंगे। अगर हम स्पेसिफिक कोई कंडीशन देना चाहते हैं कि एल्स इफ यदि क्या हो, ए का मान 3 हो तो क्या हो जाए, सी आउट ब्लैक हो जाए। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, रेड ब्लू और ब्लैक। कोई जरूरी नहीं है कि सेम पेन से यूज करना है आपने, ये तो वैसे लिख सकते हो आप, मैं तो आपको समझाने के लिए अलग अलग कलर के मार्कर यूज कर रहा हूँ। तो अगर क्या हो, ए का मान 1 हो तो क्या प्रिंट हो जाए, रेड। अगर 2 हो तो ब्लू, अगर 3 हो तो ब्लैक। और एल्स लगा के हम क्या लिखें, एल्स मतलब इसके अलावा कुछ भी हो
तो वी डोंट नो, कुछ भी ऐसा मैसेज हम दे सकते हैं। तो इस तरह का जो प्रोसेस है इसको क्या बोला जाता है, नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स का क्या मतलब, इफ के अंदर दोबारा से इफ आ जाना, इफ के अंदर दोबारा से इफ आ जाना। तो इसको एल्स इफ लैडर भी बोला जाता है। लैडर को बोला जाता है स्टेयर्स। स्टेयर्स मतलब लैडर, बार 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 स्टेप्स चलते जाना। इसको बना के दिखाता हूँ। एक इफ यहाँ पे आ गया, उसके बाद में एल्स आया, एल्स के अंदर फिर इफ आ गया, फिर एक एल्स आया, फिर इफ आ गया। तो इसको लैडर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये लैडर लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो ये हमारा एल्स इफ वाला पोर्शन हो गया, नेस्टेड इफ वाला पोर्शन हो गया। नेस्टेड का मतलब ही ये होता है कि खुद को कॉल करना, बार बार कॉल करना। नेस्टेड लूप के अंदर लूप चलता है। खुद को कॉल करना नहीं होता, खुद के अंदर खुद को दोबारा चलाना। इफ के अंदर इफ को दोबारा चलाना, नेस्टेड इफ हो जाएगा। फोर के अंदर फोर को दोबारा चलाना, नेस्टेड फोर हो जाएगा। नेस्टेड लूपिंग भी आएगी आपके, लूप के अंदर दोबारा लूप चलता है। तो जो सेम तरह की चीज को बार बार प्रोसेस करना, इफ के अंदर दोबारा से इफ आना, इस चीज को बोला जाता है नेस्टेड इफ। तो ये इसका एक एग्जांपल हो गया। अब एक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ इसी का। अगर आपके पास आपने डेज के रेलिवेंट नंबर प्रिंट करने हैं, नंबर के रेलिवेंट डेज प्रिंट करने हैं। अगर 0 हो तो संडे प्रिंट हो जाए, 1 हो तो मंडे प्रिंट हो जाए, 2 हो तो ट्यूसडे प्रिंट हो जाए, 3 हो तो वेंसडे प्रिंट हो जाए, ऐसे करके सो ऑन सो फोर्थ, ऐसे ही चलता जाए। तो हम अगर इफ एल्स से बनाएंगे, नेस्टेड इफ से बनाएंगे, तो कितनी बार हमें इफ एल्स लिखना पड़ेगा। तो 7 तो हमारे डेज होते हैं। अगर बाई चांस हमें मंथ्स के बारे में ऐसा करना पड़ जाए तो और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और भी कॉम्प्लिकेटेड कैसे, मतलब बार बार इफ एल्स लगाना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम को जब फेस किया प्रोग्रामर्स ने तो एक नई चीज सामने आई जिसको बोला गया स्विच। स्विच में क्या होता है, स्विच के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस हम इकट्ठे ही प्रोसेस करवा सकते हैं। स्विच का मतलब हिंदी भाषा में होता है कोई बटन जिससे हम क्या कर सकते हैं, कोई खास कार्य कर सकते हैं। तो स्विच केस में हम क्या कर सकते हैं, स्विच और यहाँ पे किसी चर का नाम लिखकर, चर लिख सकते हैं, वेरिएबल लिख सकते हैं, स्विच ए। अब ए का मान क्या हो सकता है, ए का मान अलग अलग हो सकता है। अब हम नीचे इसके अंदर कंडीशंस देते हैं। केस 1 यदि ए का मान 1 हो, केस 2 यदि ए का मान 2 हो, केस 3 यदि ए का मान 3 हो, और एक इसमें आता है डिफॉल्ट केस। डिफॉल्ट केस तब चलता है बाकी जब कोई केस नहीं चलता है, या डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट चलता है। तो अब केस के अंदर एक और नाम भी आएगा ब्रेक, और जहां पे ब्रेक आता है वहां पे एक और नाम भी आता है कॉन्टिन्यू। वो मैं ऊपर लिख के रख लेता हूं। तो ब्रेक और कॉन्टिन्यू, केस और स्विच, इकट्ठे कई सारे नाम आ गए। अब इन सारे नामों की क्या क्या कहानी है। कहानी ये है कि जब भी हम स्विच यूज करते हैं तो स्विच के साथ हमें केस यूज करना ही पड़ता है। स्विच के अंदर अलग अलग ऑप्शंस को अलग अलग केस के साथ लिखा जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया है कि संडे मंडे के हम रेलिवेंट नंबर से प्रिंट करना चाहे, अगर 0 आ जाए, यहाँ पे हम एक केस 0 बना देते हैं, उसके अंदर सी आउट लिख देते हैं संडे। और फिर ब्रेक लगाना क्यों जरूरी है, ब्रेक का मतलब है कि जो भी फ्लो चल रहा है वो रुक जाए, वहीं पे ब्रेक हो जाए, वहीं पे टर्मिनेट हो जाए। टर्मिनेट होना क्यों जरूरी है, अगर हम ये नहीं करेंगे तो पहले केस 1 चल जाएगा, फिर केस 2 चल जाएगा, 3 चल जाएगा, 4 चल जाएगा। या मान लो हमने डायरेक्टली वेंसडे प्रिंट करवाना है, हमारे पास ए के अंदर 3 है, 3 का मतलब वेंसडे, 0 का मतलब संडे, 1 का मतलब मंडे, 2 का मतलब ट्यूसडे, 3 का मतलब वेंसडे। हमने वेंसडे प्रिंट कराना है, हमने 3 लिखना है। तो हमने चेक किया इफ स्विच ए, स्विच ए का मतलब ए का मान 3 है, स्विच 3 पे आया, केस 3 पे जाएगा। केस 3 के अंदर क्या लिखा हुआ है, सी आउट वेंसडे। सी आउट वेंसडे, वेंसडे प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद में अगर केस 4 है उसमें
थर्सडे लिखा हुआ है, फिर फ्राइडे लिखा हुआ है, सैटरडे लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। ये प्रिंट होके अगर हम ब्रेक नहीं लगाते हैं तो बाकी सारे भी प्रिंट हो जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, हर किसी केस में जो हमने काम करना है उसके बाद में ब्रेक लगाना जरूरी होता है। ब्रेक और कंटिन्यू में फर्क क्या होता है, कंटिन्यू आएगा, मैंने आपको बोला जहाँ पे ब्रेक आएगा वहाँ पे कंटिन्यू आएगा। तो ब्रेक और कंटिन्यू में एक फर्क होता है, बहुत ही मेजर डिफरेंस होता है। ब्रेक क्या करता है, हमारे लूप से ही बाहर निकल जाता है, हमारे लूप से ही हमें बाहर निकाल देता है। इसका एग्जांपल देता हूँ, आप मान लीजिए रनिंग कर रहे हो, आप राउंड्स लगा रहे हो, आपको पनिशमेंट दी है आपके कोच ने, क्योंकि आप क्या है, आप लेट आए थे अपने एक्सरसाइज सेशन में या अपने किसी गेम के सेशन में। आपको आपके कोच ने बोल दिया कि बेटा आप 15 राउंड लगाओ। तो ब्रेक क्या होगा, ब्रेक का मतलब ये है कि आपने 5 राउंड बहुत ही शिद्दत से भागे और आपको क्या बोल दिया आपके कोच ने कि बेटा अभी रुक जाओ, 5 राउंड के बाद मैं संतुष्ट हो गया हूँ, अभी इसको बंद कर दो, टर्मिनेट ही कर दो, मतलब आगे आपने भागना ही नहीं है, आपकी सजा खत्म हो गई। तो ब्रेक हम कहाँ पे यूज करते हैं, जब हमारे पास कोई आउटपुट आ गया जो हम चाहते थे, इसके बाद में जो लाइनें हमने लिखी हुई हैं, जो भी केस हमने लिखे हुए हैं, वो हमने चलाने ही नहीं, तब हम यूज करते हैं ब्रेक। और जब हम कंटिन्यू का क्या मतलब है, कंटिन्यू का मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग आइट्रेशन है, एग्जिस्टिंग राउंड है, जो राउंड अभी चल रहा है, हम सिर्फ उस राउंड से बाहर निकलें। आप मान लो रनिंग कर रहे हो, रनिंग करते करते आपको लेट्स से कोई चक्कर आ गया या प्यास लग गई या कुछ काम हो गया या किसी ने बुला लिया, तो आपने क्या किया, उस आइट्रेशन से, उस लूप से आप बाहर निकल गए। आपको कोच ने अलाउ कर दिया कि बेटा आपका 5th राउंड चल रहा था, आप इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6th राउंड से दोबारा स्टार्ट करो। मतलब ब्रेक का मतलब क्या है कि टर्मिनेशन ऑफ द फ्लो। आप चल रहे हो, जहां पे आपकी कंडीशन संतुष्ट होगी वहीं से आप टर्मिनेट ही कर जाओ, उसके बाद में जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं वो चलेंगी ही नहीं, वो उन तक हम पहुंच ही नहीं पाएंगे कभी भी। कंटिन्यू का मतलब क्या है कि हम चल रहे थे, हमारे पास एक जगह पे ब्रेक आया, हमने वहां से जंप कर दिया, हमने वो स्टेटमेंट नहीं चलाई, उसके बाद में बाकी सारी स्टेटमेंट्स चलेंगी। कंटिन्यू का एक और एग्जांपल रख सकते हैं कि हम कोई कंडीशन रख दें कि हमने 1 से लेके 10 तक की वैल्यूज प्रिंट करानी थी, यदि क्या हो जाए, इफ a इज इक्वल्स टू 2, तो हम क्या कर दें, ब्रेक कर दें। ब्रेक कर देंगे तो क्या प्रिंट होगा, 1 और 2, दो ही चीजें प्रिंट होगी या 1 ही प्रिंट होगा, तो वहीं पे ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद की कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। और अगर हम सेम लूप के अंदर क्या प्रिंट कर दें, हम लिख दें कंटिन्यू, इफ a इक्वल्स टू 2 कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब क्या होगा, 1 चलेगा, उसके बाद में 2 नहीं चलेगा, कंटिन्यू कर देगा 3 से चलना स्टार्ट कर देगा। तो ये हमारा ब्रेक और कंटिन्यू का फर्क है। ब्रेक किस में यूज होता है, स्विच के अंदर। स्विच क्या होता है, इफ एल्स का, नेस्टेड इफ एल्स का सुधरा हुआ रूप, जिसके अंदर हम मल्टीपल कंडीशंस को सेम टाइम पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके अंदर एक केस नाम का कीवर्ड यूज होता है, एक ब्रेक नाम का कीवर्ड यूज होता है और एक डिफॉल्ट नाम का कीवर्ड यूज होता है। आपने डेज प्रिंट कराने हैं, 0 से लेके 6 तक आपके दिन हो जाएंगे 7। अब बाय चांस आपसे गलती से डाला गया 15 के रेलिवेंट हमारे पास कोई डे है ही नहीं, 0 पे संडे है, 1 पे मंडे है, 2 पे ट्यूसडे है, तो 15 पे कोई नंबर, कोई डे नहीं बनेगा। तो आपने गलत नंबर डाल दिया, तो आपके पास कोई मैसेज आ जाए कि प्लीज एंटर नंबर्स बिटवीन 0 to 6 या कुछ भी ऐसा अलर्ट मैसेज, उसके लिए क्या यूज होता है, एक डिफॉल्ट केस यूज होता है कि जो केस हमने लिख दिए, अगर इसके अलावा भी कोई केस बन रहा है, इसके अलावा भी कोई इनपुट आता है, तो क्या दिखे यूजर को। तो ये हमारा स्विच स्टेटमेंट हो गई, स्विच कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हो गई। इसके बाद में आती है हमारी लूपिंग स्ट्रक्चर। लूपिंग स्ट्रक्चर के बारे में मैं बेस आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन हम एक बार सभी लूप्स को एक बार देखेंगे जरूर कि इसमें कहानी क्या होती है, लूप्स चलते कैसे हैं। लूप के अंदर मैंने आपको बोला था कि जहां पे भी लूप लिखा हुआ आ गया, वहां पे एक चीज निश्चित है कि वहां पे एक स्टार्ट होगा, एक एंड होगा और एक या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, या बढ़ोतरी या कुछ घटेगा, या कोई मान बढ़ेगा या कोई कमी होगी।
कैसे चलता है लूप। लूप को आगे 3 हिस्सों में बांटा गया। सी प्लस प्लस में 3 तरह के लूप होते हैं, पहला फॉर लूप, दूसरा व्हाइल लूप एंड तीसरा डू व्हाइल लूप। तो पहले हम फॉर लूप के साथ स्टार्ट करते हैं। फॉर लूप के लिए मेरे को ये रब करना पड़ेगा, आप इसको देख के रख लो बेटा। फॉर लूप क्या होता है? फॉर लूप एक बहुत ही फेमस लूप है जिसके अंदर 3 हिस्से होते हैं और 2 सेमीकोलन होते हैं। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा। पहला हिस्सा क्या होता है? स्टार्टिंग ऑफ लूप। किसी लूप की शुरुआत कहाँ से होगी वो हम पहले हिस्से में लिखते हैं। दूसरे हिस्से में हम क्या लिखते हैं? टर्मिनेशन कंडीशन। ऐसी शर्त जहां पे हमारा लूप टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। और तीसरे पे हम लिखते हैं कि ठीक है लूप चल रहा है, बार बार चल रहा है, लेकिन कितना इंक्रीमेंट हर बार हो, कितने स्टेप्स का जंप हर बार किया जाए, या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अब इसका मैं आपको एग्जांपल एक प्रोग्राम से दूंगा, फिर आपको कहानी अच्छे से समझ आएगी। इसको इसी फॉर्मेट में लिखना बहुत ही ज़रूरी है और इसके अंदर आप जो भी लाइनें एग्जीक्यूट करना चाहते हो उनको इनको ब्रैकेट में, करली ब्रैकेट में लिखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं लिखोगे तो ये नहीं चलेगा। एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं। यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आएगा। फॉर लूप शुरू हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है। जहाँ कोई स्टेटमेंट एंड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, वहाँ पे हम सेमीकोलन लगाते हैं। इसलिए फॉर लूप के लास्ट में, इस स्टेटमेंट के लास्ट में सेमीकोलन नहीं आएगा। हालांकि जो स्टेटमेंट्स हम फॉर लूप के अंदर लिखेंगे वो सारी स्टेटमेंट्स सेमीकोलन से टर्मिनेट होंगी। ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं होंगी, वो सी आउट, सी इन, कुछ वैलिड स्टेटमेंट्स होंगी। ये तो मैंने वैसे लिखा हुआ है। तो अभी मैं बताता हूँ आपको फॉर लूप की कहानी। फॉर लूप यूज कैसे होता है, इसका एक प्रोग्राम बना के। फॉर लूप एक इकलौता लूप है जिसके अंदर तीनों शर्तें हमारी स्टार्ट, एंड और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक ही लाइन में आ जाता है, इसलिए ये बहुत ही फेमस है। मान लो आप 1 से 10 तक नंबर प्रिंट कराना चाहते हो, तो वो आप कैसे करवा सकते हो? पूरा प्रोग्राम लिख देता हूँ। हैश इंक्लूड iostream .h हैश इंक्लूड conio.h void main। इसके अंदर हम आते लिखते हैं CLR SCR क्लियर स्क्रीन, फिर हम लिखते हैं int a इक्वल्स टू 0, फिर हम एक लूप लगा देते हैं for i इक्वल्स टू 0, for i इक्वल्स टू 0, i लेस देन इक्वल्स टू 9, i प्लस प्लस। अगर हम 0 से 9 तक प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम इस तरह से करा सकते हैं। अगर हम 1 से 10 तक प्रिंट कराना चाहते हैं हम इस तरह से करा सकते हैं। for i इक्वल्स टू 0, फिर सेमीकोलन, मतलब हमारी शुरुआत कहाँ से हो रही है? i का मान 1 हो। कहाँ तक चलेगा हमारा टर्मिनेशन कंडीशन क्या होगी कि जब तक i का मान या 10 से छोटा हो या 10 के बराबर हो तब तक चलेगा। i प्लस प्लस का क्या मतलब है? i प्लस प्लस का मतलब है i इक्वल्स टू i प्लस 1, मतलब i के मान में 1 बढ़ता रहे हर बार। इसके अंदर हमने क्या लिख दिया? इसके अंदर हमने लिख दिया सी आउट और यहाँ पे हमने i प्रिंट कर दिया, और यहाँ पे हमने लिख दिया गेट ch, और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम बंद हो गया। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मैं चाहता हूं कि ये सारे नंबर्स अलग अलग लाइंस में आए तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे लिखना पड़ेगा एंड एल,
मतलब एंड ऑफ लाइन। इसका मतलब क्या होगा कि जब भी कोई वैल्यू प्रिंट होगी उसके बाद में लाइन एंड हो जाएगी, तो फिर हमारा आउटपुट क्या आएगा, हमारा आउटपुट आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हम फोर लूप से 10 वैल्यूज प्रिंट करवा रहे हैं। इसमें हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, i इक्वल्स टू 1, i 1 से शुरू हो रहा है। एंडिंग पॉइंट या टर्मिनेशन कंडीशन जब तक i का मान 10 से छोटा या 10 के बराबर हो, यहाँ तक। और हर बार कितना बढ़े, हर बार 1 बढ़े, मतलब पहले 1 आया था, फिर 2 आया, फिर 3 आया, हर बार बढ़ोतरी कितनी हो रही है, 1 की। अगर हम यहाँ पे 2 की बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं i इक्वल्स टू i प्लस 2। तो हर बार 2 2 बढ़ेगा, 1 से शुरू हो जाएगा, 1 3 5 7। अब आप ये सोचो कि 10 तक ही चलाना है, जब तक i का मान 10 के बराबर हो या 10 से छोटा हो। इसके बाद में 9 11 पे प्रिंट नहीं होगा क्योंकि वो 10 से बड़ा हो जाएगा। तो अगर हम ये लूप चलाते हैं i इक्वल्स टू i प्लस 2, तो हमारे पास ये आउटपुट आएगा 1 3 5 7 9। तो ये हमारा फोर लूप है, ये सिंपल बहुत फेमस लूप है हमारा। अगर हम इसी चीज को वाइल लूप से करना चाहते हैं, वाइल लूप जो हमारा सेकंड लूप है, उसको हम इसी सेम प्रोग्राम को वाइल लूप से करना चाहते हैं, तो सेम प्रोग्राम को मैं यहाँ पे इधर लिख देता हूँ। यहाँ तक सारा प्रोग्राम हमारा सेम रहेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाइल जब तक। वाइल का मतलब ये आप समझ लो, इफ का मतलब होता है जब, यदि। एल्स का मतलब होता है के अलावा। वाइल का मतलब होता है जब तक। तो अगर हम वाइल लूप से यही काम करना चाहते हैं, वाइल का मतलब जब तक, जब तक मतलब, जब तक का मतलब कि लास्ट वाली बात, कि जब तक ये ना हो जाए तब तक हमारा लूप चलता ही रहे। जब तक क्या हो, जब तक i का मान 10 से छोटा या 10 के बराबर हो तब तक ये लूप चलता रहे। इसमें एक बात जरूरी है कि i का इनिशियलाइजेशन इस स्टेप से पहले होना जरूरी है। i को प्रारंभिक मान देना जरूरी है। अगर हमने i को प्रारंभिक मान नहीं दे रखा, जैसे मैंने यहाँ पे i का मान 1 कर रखा है, अगर मैंने ये लाइन नहीं लिखी होती तो हमारा लूप सही नहीं चलेगा। i का प्रारंभिक मान हमारे वाइल से पहले होना जरूरी है। इसके अंदर हम क्या लिख देंगे, सेम लाइन लिख देंगे, सी आउट i और एंड l। अब इसके अंदर i का मान, शुरुआती मान हमने वाइल से पहले लिख दिया, i का जो लास्ट मान है, टर्मिनेशन कंडीशन है, वो हमने यहाँ पे लिख दी। i में बढ़ोतरी या कमी हम कहाँ पे लिखेंगे, वो हमारी सारी स्टेटमेंट्स के बाद लिखेंगे। यहाँ पे हम i प्लस प्लस लिख देंगे। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो हमारा इस केस में भी आउटपुट क्या आएगा, हमारा आउटपुट सेम ही आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये वाइल और फोर में फर्क हो गया। फोर में सब कुछ एक ही लाइन में आता है, वाइल में क्या होता है, जो हमारी इनिशियल कंडीशन है, हमारी शुरुआत है, वो वाइल लूप से पहले आती है, जो टर्मिनेशन कंडीशन है वो वाइल के अंदर आती है, और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कहाँ आता है, वाइल लूप के अंदर आता है, वाइल की सारी स्टेटमेंट्स के बाद में या पहले भी आ सकता है, क्योंकि ये लूप है, लूप में सब कुछ बार बार रिपीट होता रहता है। अब एक लूप बचा है, डू वाइल लूप, वो भी मैं यहीं पे क्लियर करूंगा। डू वाइल एक स्पेशल फिलॉसफी पे काम करता है। स्पेशल फिलॉसफी है कर्म करो फल की इच्छा ना करो। ये फिलॉसफी किसने दी थी, कहाँ लिखी हुई है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। बहुत इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है आपकी जिंदगी के लिए। कर्म करो फल की इच्छा ना करो। डू वाइल किस पे चलता है, डू वाइल इस फिलॉसफी पे चलता है। आप कहोगे कि सर हमें हिंदी पढ़ा रहे हैं या सर हमें ज्ञान दे रहे हैं, ये कंप्यूटर के साथ कैसे रिलेट हो सकता है। हम फोर में भी क्या कर रहे हैं, फोर में भी चीज़ें प्रिंट कर रहे हैं, वाइल में भी क्या कर रहे हैं, चीज़ें प्रिंट कर रहे हैं। डू वाइल में कुछ अलग होता है। डू वाइल में हम क्या करते हैं, डू का मतलब क्या होता है, कुछ करना। क्या करना है, हमने कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। क्या करना है, हमारा काम। हमारा काम क्या है, हमारा काम है प्रिंट करना। क्या प्रिंट करना है, प्रिंट हमने करना है सी आउट
आई एंड एल, मतलब हमने कर्म कर दिया, हमने नहीं देखा कंडीशन ट्रू है कंडीशन फॉल्स है, कर्म कर दिया, फल की इच्छा हमने की ही नहीं। इसके अंदर वाइल की तरह ही जैसे हमारी स्टेटमेंट लिखी गई उसके बाद में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना होता है, तो हम यहाँ पे आई प्लस प्लस कर देंगे, डू को बंद कर देंगे। कर्म करने के बाद फल की इच्छा कर सकते हैं, लॉजिक ठीक बैठता है। कर्म करने से पहले ही हम कह दें कि मैंने पेपर दिए नहीं है, मैं पास हो जाऊं, मैं टॉप कर जाऊं, मैं मेरे पास फरारी आ जाए, मेरे पास ये हो जाए, गलत है। हमने ईमानदारी से अपना कर्म कर दिया तो हम बोल सकते हैं भगवान को कि मेरा काम हो गया, अब भगवान आप संभालो, आप मेरे को अब तो कुछ फल दे दो। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन चेक कर सकते हैं कि जो मैंने कर्म किया है क्या वो सही किया है। यहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे, वाइल जब तक क्या हो आई इज लेस देन इक्वल टू 10। ये एक एक्सेप्शन है जब किसी लूप के सामने भी सेमीकोलन लगता है। मैंने आपको बोला है कि फोर के अंत में सेमीकोलन नहीं आएगा, वाइल के लास्ट में सेमीकोलन नहीं आएगा, लेकिन जब हम डू वाइल करते हैं, डू वाइल में हम काम पहले कर चुके हैं, कंडीशन बाद में चेक कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सेमीकोलन आएगा क्योंकि हमारा लूप यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो ये 3 तरह के लूप हैं। फोर लूप का कोई और नाम नहीं होता, फोर लूप ही होता है। डू वाइल लूप का एक नाम होता है जिसको बोलते हैं प्री टेस्ट कंडीशन लूप। प्री टेस्ट कंडीशन मतलब कंडीशन पहले टेस्ट होती है। वाइल का पोस्ट, सॉरी मैंने आपको उल्टा बता दिया, डू वाइल में पोस्ट का मतलब बाद में, कंडीशन हम बाद में चेक कर रहे हैं, कर्म पहले कर रहे हैं, तो ये होता है पोस्ट टेस्ट कंडीशन लूप। और हमारा वाइल होता है प्री टेस्ट कंडीशन लूप। तो आप 12वीं क्लास में पढ़ते हो तो 12वीं क्लास में एक पोर्शन होता है आपके एग्जाम के अंदर, एक होता है ज्ञान, एक होता है अवबोध, एक होता है ज्ञानोपयोग। तो इसके अंदर क्या होता है, कुछ घुमा के क्वेश्चन दिया जाता है, आपको पता है पहले से, लेकिन वो आपसे पूछेगा इस तरह से कि आपको नहीं पता लगेगा कि लिखना क्या है। आपको वाइल लूप आता है, आपको डू वाइल लूप आता है, वो आपसे क्या पूछेगा, प्री टेस्ट कंडीशन लूप पर टिप्पणी लिखें। अब आपको पता ही नहीं है कि प्री टेस्ट कंडीशन लूप होता क्या है, तो आप टिप्पणी कहाँ से लिखोगे। तो ये चीज़ें जरूरी हैं, बुक के एक एक लाइन को घोट के पीना, एक लाइन का आपको पता होना चाहिए, फिर ही आप ये कंडीशंस पढ़ सकते हो, ये क्वेश्चंस कर सकते हो अटेम्प्ट। तो ये हमारी लूपिंग हो गई, सारे के सारे लूप मैंने आपके बोर्ड पे लिख दिए हैं। अब बहुत ही ज़रूरी है कि आप इसका एक बहुत ही अच्छा सा स्क्रीनशॉट अपने दिमाग में छाप लो, और इसके जस्ट बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक सेगमेंट इसमें बचा हुआ है, वो है हमारा लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ नेक्स्ट किसी सेशन में, मे बी मैं इसी चैप्टर के साथ इंक्लूड कर दूँ इसको, मे बी मैं किसी और चैप्टर के साथ इंक्लूड कर दूँ, तो आपको जल्दी ही इसका एक कंटेंट मिलेगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर रही हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एवरीवन।